period. Students, we all know India has rich and varied culture. हमारे इंडिया का कल्चर बहुत रिच है, बहुत वेरी वराइड है, मतलब वैरायटी में अवेलेबल है, बहुत फॉर्म्स हैं अलग अलग. Every dynasty that ruled India added something to her heritage. Various dynasties ruled on India in the ancient period and they have added something to our heritage. हर डायनेस्टी ने जो एंशियंट पीरियड में रूल किए हैं हमारे इंडिया पे कुछ ना कुछ इंडिया में ऐड ही किया है. लिटरेचर की अगर हम बात करें, द वेद एंड एसोसिएटेड टेक्स्ट. वेद आर द अर्लीस्ट लिटरेचर वर्क्स दैट वी हैव. अगर हम लिटरेरी वर्क की बात करें तो वेद सबसे अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क अवेलेबल है हमारे पास. द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज. वेद का मीनिंग क्या होता है बच्चा? नॉलेज. ठीक है. देयर आर 4 वेद हमारे पास इंडिया में. हमारे पास 4 वेद है. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. क्या क्या बच्चा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. They contain hymns in praise of different god and goddess. इसके अंदर hymns है बच्चा, जिसमें बहुत सारे gods के लिए और goddesses के लिए क्या है? praise. ठीक है, उनकी तारीफ में बहुत सारे श्लोक्स लिखे हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, क्या कंटेन करता है वेद? वेद में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के लिए भजन श्लोक लिखे हुए हैं. ठीक है बात. These hymns were passed from one generation to next orally. और ये जो hymns थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को orally, ठीक है, ट्रांसफ़र हुए. Until they were finally written down much later. बहुत पहले इनको लिख लिया गया और जब तक ये रिटर्न फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन orally कहानी सुना के, भजन सुना के, श्लोक सुना के एक दूसरे को पास होते गए. ठीक है. तो वेद अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क है हमारे पास अवेलेबल है. वेद का मीन्स होता है नॉलेज. कितने वेद हैं हमारे पास अवेलेबल? 4 मेन वेद. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ठीक है. Along with Ved, there are series of texts called Brahmins. क्या? ब्राह्मण्स. बच्चा कुछ लोग वेद को वेदा पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, पर ये वेद है. ठीक है, तो इसको आप भी चाहूँगी वेद ही पढ़ो. फिर कुछ लोग इसको ब्रह्मानस पढ़ेंगे. तो बेटा ये ब्रह्मानस नहीं है, हर वेद का एक ब्राह्मण है. क्या पढ़ेंगे इसको हम? ब्राह्मण. ठीक है. हर वेद के वेद, देयर इज़ अ सीरीज ऑफ टेक्स्ट. वेद के अलावा हमारे पास टेक्स्ट की एक और सीरीज़ है जिसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण. कुछ लोग हो सकता है आपका टीचर भी इसको ब्रह्मानस बोले, पर वो क्या है? ब्राह्मण. दे आर कॉमेंट्रीज ऑन द वेद. ठीक है. ब्रह्मानस क्या है या ब्राह्मण क्या है? वेद के ऊपर कॉमेंट्री है. ठीक है. ईच वेद हैज़ सेपरेट ब्राह्मण. हर वेद का अपना सेपरेट ब्राह्मण है. और ब्राह्मण को तुम अगर अभी ब्राह्मण नेट पे सर्च करोगे और उसका हिंदी वर्जन देखोगे तो वहाँ पर ब्राह्मण ही लिखा हुआ आएगा. ठीक है. तो ब्रह्मानस ना पढ़ के आप क्या पढ़े इसको? ब्राह्मण. ईच वेद हैज़ अ सेपरेट ब्राह्मण. तो हमारे पास 4 वेद हैं. हर वेद का 1 या 2 ब्राह्मण, और कुछ वेदों के सिर्फ 1 ब्राह्मण है, कुछ वेद के 2 ब्राह्मण भी हैं. ठीक है. क्या है ब्राह्मण? कॉमेंट्रीज ऑन वेद. क्या है ब्राह्मण? कॉमेंट्रीज ऑन वेद. ईच वेद हैज़ सेपरेट ब्राह्मण. देयर आर ऑल्सो 108 उपनिषद्स. हमारे पास कितने उपनिषद्स हैं? 108 उपनिषद्स हैं. द एसेंस ऑफ वेदांत फिलॉसफी इज कंटेन्ड इन दिस उपनिषद. बेटा जो वेदांत फिलॉसफी है वो किस में है? हमारे उपनिषद में. और हमारे पास टोटल उपनिषद कितने हैं? 108. ठीक है. तो पहले हमारे पास क्या है? वेद. हर वेद की कॉमेंट्री ब्राह्मण. फिर हमारे पास 108 उपनिषद हैं. पुराण्स क्या है? पुराण्स हैं सेक्रेड लिटरेचर. पुराण्स आर सेक्रेड लिटरेचर. पुराण्स भी सेक्रेड लिटरेचर का ही पार्ट है. इसको भी क्या बोलते हैं? पुराण. पुराण क्या है? सेक्रेड लिटरेचर. देयर आर 18 सर्वाइविंग पुराण्स. अभी अगर हम पुराण की बात करें तो अभी हमारे पास कितने पुराण हैं? 18 पुराण है. द लॉ बुक, धर्मशास्त्र आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर. पुराण सेक्रेड लिटरेचर होते हैं. हमारे पास अभी 18 सर्वाइविंग पुराण है. अगर लॉ बुक की बात करें तो वो है धर्मशास्त्र. ठीक है. द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर. बेटा जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है
वो किसका पार्ट है? इंडियन लिटरेचर का पार्ट है। जातक, अब कुछ लोग इसको झटकाज, कुछ उसको जा टाका पढ़ेंगे, पर ये क्या है? जातक। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये क्या है बेटा? जातक। ठीक है, जातक टेल्स किससे रिलेट करती हैं? लॉर्ड बुद्ध से रिलेट करती हैं। ठीक है, द जातक टेल्स आर स्टोरीज अबाउट प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की बात करती हैं जातक टेल्स। यहाँ तक सब क्लियर है? एपिक्स, अब हम एपिक्स की बात करें तो जब कोरोना पीरियड 1 था तब आप सब लोगों ने, बहुत सारे हमको हॉलीडेज मिले थे ना, हम घर में थे, वेकेशंस, तब हम सब ने महाभारत और रामायण दोनों देखी थी। तो महाभारत किसने कंपोज की है? किसने लिखी है बेटा? वेद व्यास। किसने लिखी है महाभारत? वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। ये किसकी कहानी है? कौरव और पांडव की कहानी है। ये तो आपने देख ही लिया होगा महाभारत में, वेकेशंस में। द नेम्स कम फ्रॉम बैटल ऑफ महाभारत। महाभारत के बैटल से इसका नाम लिया गया है महाभारत। फॉट बिटवीन द टू, किस किस के बीच में हुई महाभारत? कौरव और पांडव के बीच में हुई है। द महाभारत ऑल्सो इंक्लूड द भगवत गीता। महाभारत के अंदर ही क्या है बेटा? भगवत गीता। जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम में कृष्ण अर्जुन को जो बातें बताते हैं वो किस में लिखी गई है? भगवत गीता। तो भगवत गीता भी किसका ही पार्ट है स्टूडेंट्स? महाभारत का पार्ट है। इट इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड, जहाँ झगड़ा वॉर हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, वहाँ पर लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन क्या बात करते हैं उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया है और जो बुक बनी है उसको क्या बोला है? भगवत गीता। द रामायण वॉज कंपोज बाय सेज वाल्मीकि। रामायण लिखने वाले कौन है? वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि। इट इज अ स्टोरी ऑफ राम। ये किसकी स्टोरी है? राम की स्टोरी है। अ प्रिंस ऑफ कौशल, कैपिटल वॉज अयोध्या। तो रामायण लिखने वाले हैं वाल्मीकि। ठीक है, किसकी स्टोरी है? राम की स्टोरी है, जो कौशल के प्रिंस थे। एंड इज वॉर विथ रावण, और उन्होंने वॉर किया रावण के साथ, जो लंका का किंग था। ठीक है, जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स की बात को बहुत ध्यान रखेंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रामायण महाभारत आपने देखी है, तो ये सारी स्टोरीज आपको पता ही होंगी। राम ने रावण के साथ फाइट की। ठीक है, क्योंकि रावण उनकी वाइफ सीता को लेके चला गया था लंका। ठीक है, रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्युलर लिटरेचर। ये तो क्या थे बेटा? रिलीजियस लिटरेचर। क्या थे? रामायण रिलीजियस लिटरेचर है, आपका भगवत गीता रिलीजियस लिटरेचर है, महाभारत रिलीजियस लिटरेचर है। अब हम कुछ सेक्युलर लिटरेचर की बात करेंगे जो किसी रिलीजन की बात नहीं करती है। अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित्र, स्टोरीज ऑफ जातक, पंचतंत्र, द वर्क ऑफ कालिदास and accounts of foreign travelers are important secular work of the period। बेटे देखो, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए, उन्होंने कुछ लिखा इंडिया के रिगार्ड में, किंग के रिगार्ड में, वो भी सेक्युलर लिटरेचर के अंदर काउंट होगा। अर्थशास्त्र रिटर्न बाय हूँ? कौटिल्य। सेक्युलर लिटरेचर इंडिका मेगिस्थनीज ने लिखी है, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है, जातक कथाएं बुद्धिस्ट को कनेक्ट करती है, लॉर्ड बुद्ध की पहले की लाइफ को लिखी गई है। पंचतंत्र में बहुत सारी मॉरल स्टोरीज हैं। ठीक है, तो इन सब का जो काम है ये किसके अंदर आएगा बच्चा? सेक्युलर के अंदर आएगा। अर्थशास्त्र इंडिका, अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, इंडिका लिखी है मेगिस्थनीज ने। अर्थशास्त्र डिस्क्राइब करती है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द टाइम, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, कैसे एक कंट्री को, कैसे एक गवर्नमेंट को होना चाहिए, कैसे एक कंट्री के ऊपर रूल करना चाहिए, ये सब कुछ लिखा है अर्थशास्त्र में। किंग को कैसा होना चाहिए। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसकी बात करती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। सिमिलरली इंडिका टेल्स अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो बुक है जिसका नाम है इंडिका, ये क्या बताती है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन। मेगास्थनीज का जो डिस्क्रिप्शन था पाटलिपुत्र के लिए वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, ये मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लेना। इसमें उन्होंने पाटलिपुत्र का डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या है कि 80 स्टेडिया है, लेंथ में 15 है, ब्रेथ में
पैरेललोग्राम की तरह शेप है, वुडन वॉल्स हैं, वुडन वॉल में लूप होल्स हैं, मतलब लूप होल्स हैं मतलब क्या हुआ है, गड्ढे टाइप हैं, होल्स हैं, जिससे कि आप क्या चला सको, एरो चला सको। मतलब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर आपके दुश्मन है, आपको एरो चलाने के लिए इस वॉल में क्या दे दिए हैं, गड्ढे दे दिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो इंडिका बुक है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन बताती है मौर्यन डायनेस्टी की। मेगास्थनीज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, जो अभी हमने बॉक्स में देखा वो किसका डिस्क्रिप्शन था, मेगास्थनीज का। किसके लिए, पाटलिपुत्र के लिए। अब हर्षचरित्र क्या है, हर्षचरित्र इज अनदर वैल्यूएबल लिटरेरी सोर्स रिटन बाय बाणभट्ट। किसके लिए लिखी है, किंग हर्षवर्धन के लिए। हर्षचरित्र किसने लिखी है स्टूडेंट्स, बाणभट्ट ने लिखी है। किंग का नाम क्या था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के लिए एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हर्षचरित्र, लिखने वाले हैं बाणभट्ट, जो उनके कोर्ट पोएट थे। फिर कालिदास, अच्छा, बाणभट्ट ने क्या लिखा उस बुक में, अर्ली लाइफ ऑफ द किंग, हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ को लिखा है बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में। कालिदास लिव ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्त किंग, ठीक है, जब गुप्त किंग रूल कर रहे थे तो उनके रीन में कालिदास क्या थे, कोर्ट पोएट थे, ठीक है। गुप्ता रीन में कालिदास कोर्ट पोएट थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट और ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ड्रामा उस टाइम में लिखा वो आज तक लोग देखना सुनना पसंद करते हैं। बहुत ही महान पोएट थे कालिदास। ही हैज़ रिटन मेनी पोएम्स एंड प्लेज इन संस्कृत, पर लिखा किस लैंग्वेज में कालिदास ने, संस्कृत में। मेघदूत, रघुवंश, ऋतुशर्मन, अभिज्ञान शकुंतलाम, कुमार संभव, कौन कौन सी बुक लिखी है बेटा कालिदास ने, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुशर्मन, अभिज्ञान शकुंतलाम और कुमार संभव, ठीक है। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलाम, ऋतुशर्मन, रघुवंश और मेघदूत, ठीक है। फिर फॉरेन ट्रेवलर्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए। ट्रेवलर्स भी आए, पिलग्रिम्स भी आए। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ट्रेवलर्स मतलब यात्रा करने वाले। फायान, चंद्रगुप्त टू जब रूल कर रहे थे, ये चंद्रगुप्त टू को चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना गलती से। चंद्रगुप्त टू जब रूल कर रहे थे, ये गुप्त डायनेस्टी के हैं और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के हैं, ठीक है। तब कौन आए, चंद्रगुप्त टू आए। ही स्पेंड 6 ईयर, वो कितने साल रहे इंडिया में, 6 ईयर रहे, 405 से 411 तक। विजिटिंग बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को विजिट किया। व्हेन ही वेंट बैक, वापस गए तो उन्होंने जो भी इंडिया में देखा उस सबको लिखा, उनके ट्रैवलिंग अकाउंट को लिखा। हिज अकाउंट गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल अंडर गुप्त किंग। गुप्त किंग जब रूल कर रहे थे उस टाइम लोग कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, इसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने, ठीक है। किसने, फायान। फायान के बाद 2 centuries लेटर कौन आए, हुआनजिंग। पहले फायान आए, 2 centuries बाद हुआनजिंग आए। ही रोट अबाउट द कंडीशंस इन दोस टाइम। द रूलर इन द नॉर्थ वाज हर्षवर्धन, ठीक है। तो गुप्त किंग को कैसे एडमिनिस्टर करते थे, कैसे लोगों की लाइफ थी, ये लिखा है फायान ने। हुआनजिंग ने क्या लिखा है बच्चा, क्या लिखा है बताओ, हर्षवर्धन की रीन में लोग कैसे थे। हर्षवर्धन ने नॉर्थ में रूल किया तो नॉर्थ में लोगों की लाइफ कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, वो सब हुआनजिंग ने लिखा है। आइजिंग वॉज अनदर चाइनीज ट्रेवलर टू कम टू इंडिया। फायान हुआनजिंग के बाद आइजिंग भी आए थे इंडिया, उन्होंने भी अपने अकाउंट में बहुत कुछ लिखा है। फिर आती है बात संगम टेक्स्ट की। संगम टेक्स्ट की अगर हम बात करें, द संगम लिटरेचर वॉज रिटन इन तमिल। संगम लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा है बच्चा, तमिल। इट मेंशन द किंगडम ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की जितनी भी किंगडम्स हैं उनकी बात करता है संगम लिटरेचर। द शिल्पादिकारम, ठीक है, ये क्या है, शिल्पादी एंड मणि मेखला। शिल्पादिकारम और मणि मेखला 2 तमिल एपिक्स हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर किसकी बात करता है, सदर्न इंडिया की बात करता है, किंग्स जो सदर्न इंडिया में रहे उनकी बात करता है। फिर शिल्पादिकारम और मणि मेखला 2 फेमस एपिक हैं, काइकी किस लैंग्वेज की, तमिल की।
आर्ट एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पहले आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्तूप, चैत्य, मतलब स्तूप तो आपको पता ही है जो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चैत्य मतलब वर्शिप हॉल्स, विहार, temples were constructed, thousands of craftsmen worked day and night to build and decorate these structure। बहुत सारे स्तूप, चैत्य, चैत्य क्या है बच्चा, वर्शिप हॉल्स हैं, विहार हैं, टेम्पल्स हैं, इनको कंस्ट्रक्ट किया गया। थाउजेंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन दिनों रात काम करते थे इन स्ट्रक्चर्स को डेकोरेट करने में। मेनी स्तूप वर बिल्ट, बहुत सारे स्तूप बनाए गए। स्तूप आर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, स्तूप कैसे होते हैं बेटा, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्ध और बुद्धिस्ट मॉन्क वर केप्ट, जहाँ पर बुद्ध और बुद्धिस्ट मॉन्क के रेलिक्स को रखा जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आई होगी। रेलिक्स क्या होता है, अवशेष, ठीक है। बुद्ध और बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उनके अवशेषों को, उनकी कुछ फेवरेट चीज़ों को कहाँ रखा जाता है, स्तूप्स में रखा जाता है, ठीक है। द ग्रेट स्तूप एट सांची एंड धमेक स्तूप एट सारनाथ। सारनाथ में कौन सा स्तूप है बेटा, धमेक स्तूप है। ग्रेट स्तूप कहाँ पर है, सांची, ग्रेट स्तूप सांची में है, धमेक स्तूप सारनाथ में है। ये मास्टर पीसेज हैं। एक और मैग्निफिसेंट स्तूप है, कहाँ पर, अमरावती में है। अमरावती कहाँ पर है बच्चा, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल बनेगी वो कौन ही बनेगी, अमरावती। आप लोगों को पता होगा ना, आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ जिसका नाम था तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद। 10 सालों के लिए बोला कि हैदराबाद और तेलंगाना की, सॉरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जॉइंट कैपिटल रहेगी हैदराबाद। फिर हैदराबाद मिल जाएगा तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बन जाएगी अमरावती। द स्तूप एट भरूच इज ऑल्सो फेमस। पहले तो ग्रेट स्तूप सांची में है, धमेक सारनाथ में है, पर एक बहुत अच्छा स्तूप, मैग्निफिसेंट स्तूप अमरावती में भी है। भरूच में भी एक क्या है, स्तूप है। ऑल दिस स्तूप वर सराउंडेड विथ रेलिंग एंड हैड मीनिंग गेटवेज। हर स्तूप के पास रेलिंग है, ठीक है, बहुत सारे गेटवेज हैं। द रेलिंग एंड गेटवेज वर डेकोरेटेड एंड विथ स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध। जितने भी गेटवेज हैं उनको डेकोरेट किया गया स्कल्पचर से, जो दिखाते हैं बुद्ध की लाइफ को, उनकी मेन इवेंट्स को। A beautifully sculpted chaitya is located at Karli near पुणे। पुणे के पास करली में एक बहुत ही अच्छा चैत्य है। विहार और मोनेस्ट्रीज वर प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क लिव। विहार और मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं बेटा, विहार इंग्लिश में जिनको मोनेस्ट्रीज बोला वो क्या होते हैं, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। बुद्धिस्ट मॉन्क वन प्लेस टू अनदर जाते रहते थे, तो बीच में जहाँ पर भी ये रुकते थे, रहते थे, उनको क्या बोला, विहार, ठीक है। चैत्य क्या है, वर्शिप प्लेसेस हैं। Some monasteries were in the form of huge caves cut into the hills। एक बड़ी सी हिल्स में कट करके केव बनाई गई है। बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बिहार इस फॉर्म में अवेलेबल है। They were decorated with sculpture, फिर इनको भी डेकोरेट किया किससे, स्कल्पचर से। बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए गए। द केव टेम्पल एट अजंता आर वेरी फेमस। अजंता एलोरा, अजंता में जो केव टेम्पल्स हैं बचा वो बहुत फेमस है। The Dashavtar temple at Diogar near Jhansi and the temple at Biratgaon near Kanpur। तो स्टूडेंट, दशावतार टेम्पल कहाँ पर है, दियोगढ़ में। कहाँ पर है, दियोगढ़ में। देवगढ़, देवगढ़ में क्या है, दशावतार टेम्पल। फिर से याद रखो, देवगढ़ कहाँ है, झांसी के पास है। देवगढ़ कहाँ पर है, झांसी के पास है, जहाँ पर कौन सा टेम्पल है, दशावतार टेम्पल है। झांसी के पास क्या है, देवगढ़। देवगढ़ में कौन सा टेम्पल मिलेगा, दशावतार टेम्पल, ठीक है। फिर एक टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा, भीतरगांव। भीतरगांव कहाँ पर है, कानपुर के पास में। एंड द टेम्पल एट सांची आर वेरी ब्यूटीफुल। कानपुर के पास में भीतरगांव है, वहाँ का एक टेम्पल, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, सांची में बने हुए बहुत सारे टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। कैसे बने, ब्रिक, ईंट और पत्थर। The kingdoms of the south were also famous for temples। बेटा जो साउथ के टेम्पल हैं, साउथ में भी बहुत सारे टेम्पल हैं, और जो किंगडम साउथ में थी वो भी टेम्पल्स बनाने के लिए फेमस थी। चालुक्य ने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए हैं, जो किसको डेडिकेटेड है, विष्णु और शिव को।
ठीक है, हमारे विष्णु जी को, हमारे शिव जी को डेडिकेट करते हुए चालुक्य ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। कहाँ कहाँ? वातापी में बनवाए हैं, एहियोन में बनाए हैं, पत्तादाकल में बनाए हैं। ठीक है, दे ऑल्सो बिल्ट मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनाई है। बेटा एक रथ टेम्पल है, कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। शौर्य टेम्पल, रथ टेम्पल कहाँ पर मिलेगा आपको? महाबलीपुरम में। कैलाशनाथ टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा? कांची में। ठीक है, ये किसने बनवाया? पल्लव ने। पल्लव ने क्या क्या बनवाया? कैलाशनाथ टेम्पल बनाया है कांची में, शौर्य टेम्पल, रथ टेम्पल बनाया है महाबलीपुरम में, जो किसको डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स? विष्णु और शिव को। Most of the temples constructed during this period had some common structure. जितने भी temples इस टाइम में बने उनमें से कुछ common structures आपको मिल जाएंगे। तो पहला common structure है गर्भगृह। क्या है बच्चा? गर्भगृह। It was the room where the, ये वो रूम है जहाँ पर image of chief deity was kept. इमेज भी बोल सकते हो या तो स्कल्पचर, मूर्ति, जहाँ पर भी रखी होती है मेन डाइटी की इमेज, मूर्ति, स्कल्पचर, आइडल, जहाँ पर रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गर्भगृह। ठीक है, दूसरा है शिखर और विमान। शिखर और विमान। शिखर आप सबको पता है, शिखर का मतलब क्या होता है? चोटी, मतलब ये अपर पार्ट की बात करें। इट वॉज अ टावर ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ पर भी होगा, गर्भगृह के ऊपर जो टॉप होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शिखर, विमान। गर्भगृह टू मार्क इट आउट एज सेक्रेट प्लेस। क्या मार्क करने के लिए? क्या बताने के लिए कि दिस पर्टिकुलर प्लेस इज सेक्रेट प्लेस, पूजनीय, पवित्र स्थान है। फिर थर्ड होता था मंडप। ठीक है, इट वॉज एन असेंबली हॉल वेयर पीपल असेंबल्ड एंड प्रेड। मंडप क्या है बच्चा? वो असेंबली हॉल होता है जहाँ पर लोग असेंबल होते हैं प्रेयर करने के लिए। फिर हम लोग देखेंगे स्कल्पचर। क्या? स्कल्पचर। नाउ स्कल्पचर, द अर्लीस्ट स्कल्प्टेड ऑब्जेक्ट्स वर परहैप्स मेड बाय नियोलिथिक मैन। पहला स्कल्प्टेड ऑब्जेक्ट किसने बनाया बेटा? नियोलिथिक मैन ने बनाया। दे वर हाउएवर वेरी क्रूड, वो बहुत ही क्रूड थे बेटा। उस टाइम तो आदमी इतना ही कर पाया, यही बहुत था। बहुत ही कच्चे, रॉ, क्रूड टाइप के थे। द इंडस वैली पीपल यूज्ड मड एंड क्ले टू मेक ऑब्जेक्ट्स। फिर इंडस वैली पीपल ने मड और क्ले का यूज किया ऑब्जेक्ट बनाने में। ड्यूरिंग मौर्यन रूल न्यूमरस स्टोन पिलर्स पर कंस्ट्रक्टेड। जब मौर्य रूल कर रहे थे तो बहुत सारे स्टोन पिलर्स बनाए गए। दीज पिलर्स वर कार्व्ड आउट ऑफ रॉक एंड हैड मेटल लाइक पॉलिश। ठीक है, ये जो पिलर्स थे इनकी कार्विंग की गई। ठीक है, ब्यूटीफुली इनको रॉक से बनाया गया। दीज पिलर्स वर कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक। रॉक से कार्विंग कर करके, सपोज करो एक ही इस तरीके की रॉक थी। ठीक है, इसकी कार्विंग कर करके हमने इसको इस तरीके का बनाया। ठीक है, सम ऑफ देम हैड एनिमल्स कार्व्ड ऑन टॉप। कुछ पे कार्विंग की गई है एनिमल की। ठीक है, उन पे मेटल लाइक पॉलिश भी किया हमने कि वो किसकी तरह दिखे? मेटल की तरह दिखे, कि किसी धातु से उसको बनाया गया, मेटल से बनाया गया। द लायन कैपिटल फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बेटा जो लायन कैपिटल है, जो कहाँ पर है? सारनाथ में है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बहुत ब्यूटीफुल है। हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? लायन कैपिटल। लायन कैपिटल कहाँ पर है? सारनाथ में है। ठीक है, the art of sculpture developed further with the growth of Gandhar and Mathura स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जैसे जैसे ग्रो हुए, आर्ट ऑफ स्कल्पचर भी ग्रो हुआ। बहुत सारी इमेजेस बनी, किसकी? बुद्ध की, महावीर की। ठीक है, वर मेड बाय स्कल्पचर्स ऑफ दीज टू स्कूल्स। ठीक है, इन दो स्कूल से बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए। कौन से दो स्कूल? गांधार और मथुरा। किस किस के बेटा? बुद्ध के और महावीर के। आप लोग तो बुद्धा बुद्धा नहीं बोलते हो ना, वो बुद्ध हैं, बुद्धदेव, महावीर, नॉट महावीरा। द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ गुप्ता पीरियड कंटेन ब्यूटीफुल स्टोन स्कल्पचर। बेटा जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी किसकी? गुप्त पीरियड की, उनमें बहुत ब्यूटीफुल स्टोन स्कल्पचर हैं। गुप्त पीरियड में जितनी भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनी उसमें बहुत ब्यूटीफुल स्टोन स्कल्पचर्स रखे गए। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज द स्टेच्यू ऑफ सीटेड बुद्ध फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ में एक स्टेचू बना हुआ है जिसमें बुद्ध को बैठा हुआ दिखाया गया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट शोज द बुद्ध प्रीचिंग द धर्म, और वो बता रहा है कि कैसे बुद्ध धर्म को पढ़ा रहे हैं।
द हेलो सिग्निफाइज द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और हेलो किसको सिग्निफाई कर रहा है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। द हेलो सिग्निफाइज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? आभा, प्रभा मंडल, आभा मंडल, ठीक है, प्रभा मंडल। मतलब वो जो ऐसे यहाँ पर जैसे मैंने बुद्ध की मूर्ति बनाई, खैर मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब है, ये बैठे हुए हैं सपोज करो बुद्ध, तो यहाँ से जो ये जो रोशनी निकलती है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रभा मंडल। तो ये दिखा रहा है हेलो, इसको क्या बोलते हो आप? हेलो, ठीक है। द पल्लव एंड चालुक्य वर ऑल्सो पैटर्न ऑफ स्कल्पचर। बेटा पल्लव और चालुक्य भी किसको? स्कल्पचर को बहुत पसंद करते थे, बहुत सारी फाइनेंसिंग दी है उन्होंने आर्टिस्ट को, ठीक है, जो अच्छा स्कल्पचर बनाए, अपना ध्यान स्कल्पचर मेकिंग में लगा सकें, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते थे पल्लव और चालुक्य। महाबलीपुरम हैज़ मिनी स्कल्पचर कार्व्ड ऑन रॉक्स। महाबलीपुरम में आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स मिलेंगे जो किसके ऊपर बनाए गए हैं बेटा? रॉक के ऊपर कार्विंग करके बनाए गए हैं। द मोस्ट फेमस इज descent of the Ganges, Ganges के descent of Ganges, also अर्जुन पीनेंस, ठीक है, अर्जुन के पीनेंस का गंगेस के डिसेंट का आपको बहुत फेमस क्या मिलेगा? स्कल्पचर, जो किसके ऊपर बनाए गए? रॉक के ऊपर बनाए गए, ठीक है, कार्विंग करके। पेंटिंग्स। द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया गोज बैक टू ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज तक जाती है इंडिया के पेंटिंग की कहानी। Many prehistoric paintings have been found in the caves of भीमबेटका। भीमबेटका बच्चा हमारे मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। बहुत सारी प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग है जो कहाँ पर मिलेंगे आपको? भीमबेटका की केव्स में। केव्स का मतलब क्या होता है? गुफा, गुफा पता है ना, आप लोगों ने उसमें देखी होगी, किसमें? आपके कार्टून्स में डोरेमोन चला जाता है कितनी बार, है ना वो। During the Gupta period, the walls of cave monasteries at Ajanta were decorated with beautiful paintings, ठीक है। तो बच्चा हमने जो अजंता में जो वॉल्स थी उनको भी ब्यूटीफुल पेंटिंग से पेंट कर दिया। दीज पेंटिंग्स कॉल्ड म्यूरल्स। इन पेंटिंग्स को क्या बोला गया? म्यूरल्स। डेपिक्ट इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध, ठीक है। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज थी अजंता में जिनके ऊपर हमने, जिनकी वॉल्स पे हमने ब्यूटीफुल पेंटिंग बना दी गई। वो पेंटिंग्स में क्या थी? म्यूरल्स। म्यूरल्स क्या दिखाते थे बेटा? लाइफ ऑफ बुद्ध, ठीक है। कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल वर यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स, ठीक है। इन पेंटिंग्स में वो कलर्स का यूज हुआ जो नेचुरल मटेरियल से बनाए गए थे, ठीक है। दैट इज वाई दीज पेंटिंग्स हैव रिटेन्ड देयर ग्लो इवन आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज। अच्छा, नेचुरल कलर से बनाने का फायदा ये हुआ कि आज भी वो पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती हैं, एज इट इज़ बनी हुई हैं, जबकि उनको बने हुए सेंचुरीज हो गई हैं। Every year thousands of people came to see these painting। हर साल बहुत सारे लोग इन पेंटिंग्स को देखने आते हैं। They marvel at the skill of artists who created such masterpiece। में गर्व होता है वो सारे आर्टिस्ट पे जिन्होंने ऐसे मास्टरपीस उस टाइम में बना दिए। अब थिंक इन आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं नहीं बता रही हूँ। क्या है? What sorts of light did the artist use while painting these? किस लाइट का यूज़ उन्होंने किया होगा ये पेंटिंग बनाने में? क्या तुम्हें लगता है रात में बनाई होगी कि दिन की रोशनी में बना दी होगी? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बात आती है साइंस की। साइंस वॉज एडवांस्ड इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में साइंस बहुत एडवांस था। The town planning of Indus cities were based on scientific principle। स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कॉमनली आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उस सिविलाइजेशन को जितना आप लोग पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि आज भी हम इतने साइंटिफिक एडवांस नहीं हैं जितने हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करते थे, ठीक है। आज भी आप बहुत सारे विलेजेस में, स्मॉल सिटीज़ में, टाउन्स में देखेंगे ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, पर उस टाइम में हमारे पास कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। तो साइंस में तो हम बहुत एडवांस थे सच में। नॉलेज ऑफ मेडिसिन improved largely due to the efforts of चरक एंड सुश्रुत। सुश्रुत और चरक के एफर्ट से हमने मेडिकल साइंस में भी बहुत इंप्रूवमेंट किए। चरक ने लिखी चरक संहिता। कौन सी बुक लिखी है चरक ने बेटा? ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैम पूछ सकती है। द बुक ऑफ चरक विच इज ऑन मेडिसिन, मेडिकल साइंस, चरक संहिता। सुश्रुत वॉज ए स्पेशलिस्ट इन कॉस्मेटिक सर्जरी।
शुद्ध कॉस्मेटिक सर्जरी कर देते थे। आज जो इतना फेमस है, हमारे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वो सब हम लोग पहले ही कर लेते थे। ही परफॉर्म्ड thousands of operations, particularly the reconstruction of nose। समझ में आया बात? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नोज भी कर पाते थे हमारे सुश्रुत। धन्वंतरी वॉज अ जनरल फिजिशियन। एक धन्वंतरी भी थे जो जनरल फिजिशियन थे। चरक ने बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। सुश्रुत कॉस्मेटिक सर्जरी के मास्टर थे। बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने उस टाइम में किए थे, और स्पेशली नोज की कंस्ट्रक्शन को लेके। साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बहुत एडवांस थी, हाईली एडवांस थी। रोमक सिद्धांत इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी। कौन सा? रोमक सिद्धांत एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एस्ट्रोनॉमी का। आर्यभट्ट थे, जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट का नाम हमने इन्हीं के नाम पे रखा है। वहारमीर थे, वर ऑल्सो नोन एज मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट हो या वारमीर हो, दोनों को ही महान साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जाना जाता है। किसको? आर्यभट्ट को भी और वारमीर को भी। आर्यभट्ट रोड द बुक कॉल्ड आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की बुक का नाम क्या था? आर्यभट्टियम। किस लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी। इन इट ही स्टेटेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन एज वेल एज ऑन इट्स एक्सिस। हमारे आर्यभट्ट ने एंशिएंट पीरियड में ही बता दिया था बच्चों कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, प्लस सन के आसपास भी रिवॉल्व करती है। नहीं थे ये लोग इंटेलिजेंट? सच में बहुत इंटेलिजेंट थे। हाँ, और एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, इसीलिए डे एंड नाइट होता है, जो हम आज आपको पढ़ा रहे हैं कि एंशिएंट पीरियड में मेनी सेंचुरीज अगो, मेनी ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हमारे आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टियम में लिख दिया था कि भैया रोटेशन भी होता है, रेवोल्यूशन भी होता है, और रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं। और स्टूडेंट वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि एक्लिप्स क्यों होते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। ही फाउंड अ मैथमेटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो आप पढ़ते हो ना 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये कैलकुलेट करना किसने सिखाया? फॉर्मूला किसने बनाया? आर्यभट्ट ने। फाहरमीर रोट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस कॉल्ड बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी है? वारमीर ने लिखी है। वारमीर ने कौन सी बुक लिखी है? बृहत संहिता। वो क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकती है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस किसने लिखी है? तो वारमीर ने लिखी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बृहत संहिता। इंडियन मैथमेटिशियंस न्यू द यूज ऑफ जीरो। जीरो का यूज भी रोमन्स को तो लिखना ही नहीं आता था। रोमन्स की काउंटिंग देखो कितनी मुश्किल है, 1 2 3 4 5 16 17 100 1500 लिखने में कितनी प्रॉब्लम आती है। बनाए जाओ लर्न करने में प्रॉब्लम। पर हम लोगों ने ज़ीरो का यूज़ बताया उनको, नहीं तो उनके पास तो था ही नहीं, ठीक है। उनका तो जो हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट सेंचुरी, 0 to 1 का जो पीरियड है, उन्होंने उसको क्या बोल दिया? फर्स्ट सेंचुरी बोल दिया। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट नोइंग अबाउट द ज़ीरो ना, पैदा होते से 1 साल का बच्चा कर दिया उन्होंने। Indian mathematicians knew the use of zero. They had a special symbol for it. Later, this system of counting adopted by Arabs and Europeans. वो यूरोपियंस जो हमको अनसिविलाइज्ड बोलते हैं हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, उनकी एक लाइब्रेरी हमारे पूरे लिटरेचर के बराबर है, उन्होंने काउंटिंग हमसे सीखी है, प्राउड ऑन इट, ओके। अरब ने, यूरोपियंस ने काउंटिंग सिस्टम हमसे लिया। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज अ प्रूफ ऑफ स्किल्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। बेटा मेहरौली का जो पिलर है जो दिल्ली में बना हुआ है, वो इंडियन क्राफ्ट्समैन की स्किल्स को प्रूफ करता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर 1600 ईयर अगो। आज से 1600 ईयर अगो बना है। किसकी रीन में बना है? गुप्त रीन में बना है। द पिलर इज मेड ऑफ आयरन। किससे बना है? आयरन से बना है। कितना लंबा है? 7.2 मीटर लंबा है। और वेट कितना है? 6.5 टन। 7.2 मीटर तो वो हाइट में है, वेट है उसका 6.5 टन। इट इज नोन एज द रस्टलेस वंडर। अभी तक उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगी है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रस्टलेस वंडर। अगर आपकी मैम पूछेगी
मेहरौली का जो पिलर है वो किसकी रेंज में बना, तो क्या बोलेंगे गुप्त रेंज में बना। कहाँ बना, मेहरौली में बना। मेहरौली किसके पास है, दिल्ली के पास है। उसकी हाइट कितनी है, 7.2 मीटर। उसकी वेट कितना है, 6.5। फिर मैम पूछेगी रस्टलेस वंडर किसको बोलोगे, तो क्या बोलोगे, मेहरौली के आयरन पिलर को। ठीक है, द आयरन पिलर एट मेहरौली इज नोन एज रस्टलेस वंडर। ये आयरन पिलर है बेटा, दिखा कहाँ पर है, मेहरौली। मेहरौली कहाँ पर है, दिल्ली। It is known as restless wonder because despite being exposed to sun, rain, sun के exposure में है, rain के exposure में है, centuries से, कितने सालों से, हजारों सालों से बारिश और सन की एक्सपोजर के बाद भी उसमें रस्ट नहीं लगी है, इसलिए हम उसको रस्टलेस विंटर बोलते हैं। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।